हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्ट एक कैवियट, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है। यानी या तो आप खुद सीनियर सिटीज़न हैं या फिर ये वीडियो आप अपने मम्मी पापा के लिए देख रहे हैं जो सीनियर सिटीज़न हैं और उनका कोई एफडी है बैंक में और वो चाहते हैं कि उसका जो इंटरेस्ट इनकम आता है उस पर बैंक जो है वो टैक्स ना डिडक्ट करे, यानी टीडीएस ना डिडक्ट करे। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें, वरना आप इस वीडियो को यहाँ पे बंद कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो अपना समय क्यों बर्बाद करना। ऑलराइट, अब मान लेते हैं कि ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट है। तो अब समझते हैं फॉर्म 15H के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, आप सीनियर सिटीज़न हो, बट ऑब्वियस। ऑलराइट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जो हैं टैक्सेबल इनकम के नीचे हों। ऑफ कोर्स सीनियर सिटीजन्स का टैक्स ब्रैकेट अलग अलग होता है, लेकिन उसको आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं यानी आप टैक्सेबल हैं तो फिर फॉर्म 15H आपके लिए नहीं है। आपका टोटल इनकम जो है फिनेंशियल ईयर में वो टैक्सेबल ब्रैकेट के नीचे होना चाहिए फॉर यू टू बी एलिजिबल कि आप फॉर्म 15H भर सकें। ऑलराइट, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कब भरा जाता है? तो ये स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर में भरा जाता है। आप कोशिश करें कि ये अप्रैल मई के टाइम में आप जाकर के बैंक में सबमिट कर दें। डीले होने पे आप जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि बैंक्स थोड़ा सा पकंगा कर सकते हैं, विच इज़ वेल, आप भी जानते हैं उनके हाथ से बात निकल जाती है। तो डीले ना करें और उनके हाथ से बात निकलने ना दें, पकड़ के रखें बात। ऑलराइट, सो उसके लिए जितनी जल्दी हो सके आप इसको फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जस्ट अगेन पासिंग में, फॉर्म 15H जो है उसका फॉर्मेट जो है बेसिकली यही रहता है। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने उसी बैंक का फॉर्मेट डाउनलोड किया है कि नहीं किया। मैंने SBI से डाउनलोड करके UBI में सबमिट कर दिया, आप इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। ये सब भी सवाल आते हैं मेरे पास। नहीं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर्म 15H का फॉर्मेट एक ही है, बस अलग अलग बैंक्स ने ना थोड़ा सा उसका कुछ कलर कोडिंग कर रखा है, कुछ ये कर रखा है, बट इट डजंट मेक अ डिफरेंस। ऑलराइट, अगेन रिमेंबर, अगर कोई आपको तंग करने पे उतरा है तब तो फिर वो आपको यहाँ टाइम्स न्यू रोमन क्यों है, वर्डाना होना चाहिए, कौन सा है वो, बुकमैन ओल्ड स्टाइल होना चाहिए, सो एरियल होना चाहिए। वो सब तंग करने के तरीके होते हैं, यूजुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो इसके साथ लेट्स मूव फॉरवर्ड। और फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो अभी हम मान लेते हैं कि ये आप अपने मम्मी पापा के लिए भर रहे हैं, क्योंकि तब मुझे ना बार बार आप सीनियर सिटीज़न हैं या फिर आप ये सब हैं नहीं करना पड़ेगा और मैं एक फ़्लो में ये वीडियो एक्सप्लेन कर पाऊँगी। अगेन, आई एम नॉट एन एजिस्ट हियर, ओके, आई हैव नथिंग अगेंस्ट ओल्ड पीपल, लेकिन यंगर जनरेशन थोड़ा सा ज़्यादा टेक सैवी है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर मैं कन्फेस ही कर रही हूँ तो यकीन मानिए कभी कभी ऐसा मेरा मन करता है कि मैं अपने मम्मी पापा के हाथ से वो आईफोन छीन के एक बेसिक फ़ोन पकड़ाऊँ जिसमें सिर्फ ग्रीन और रेड बटन हो, ताकि वो सिर्फ कॉल आंसर और कॉल डिस्कनेक्ट कर सकें और ज़्यादा खुश हुए तो मैसेज कर सकें। इससे ज़्यादा स्मार्टफोन के फीचर्स उनको सिखाना, बाप रे, भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। अगेन, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि मेरे मम्मी पापा कभी कभार मेरे वीडियोस देख लेते हैं और उसके बाद पता चला मुझे ना मेरी इस उम्र में पिटाई हो गई जो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे तो खैर पिटाई तो बहुत हुई है बचपन में हमारी, बट खैर काम ही हम ऐसे करते थे, पिटने वाले, सो इट्स ऑल ओके। वो माँ बाप ही क्या जो बच्चों को पीटे ना। अगेन, आई एम नॉट इनकरेजिंग वायलेंस। माई गॉड, हाउ मेनी डिस्क्लेमर्स डू वी नीड इन प्लेस यार आजकल बात करने के लिए, जस्ट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। बट हाँ यार, पिटी बहुत हूँ मैं, बहुत मार खाई अपने माँ बाप से, खास करके माँ से। पापा वॉज कूल, माँ वॉज जल्लाद। सॉरी माँ इफ़ यू वॉचिंग दिस, आई मीन इन द बेस्ट ऑफ वेज। अब मेरी माँ मेरी ऑफ कोर्स बेस्ट फ्रेंड है, बट दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। वो एक उम्र के बाद बेटियों के साथ हो ही जाती है सब फ्रेंड्स। पापा तो ऑफ कोर्स, पापा वाज अ डार्लिंग देन, पापा इज अ पैल नाउ, सो ऑल गुड। सो एनी विच वेज, नेम ऑफ असेसी पे जाते हैं। इससे पहले आप बोले पापा की परी, नहीं, पापा की परी जो है ना पापा से भी अच्छे से ठुकी है, सो इट्स ओके। पापा जो हैं वो भी कम जल्लाद नहीं थे। चलो बैलेंस कर दिया, दोनों माँ बाप जल्लाद, लेकिन मैं दोनों माँ बाप से प्रेम करती हूँ और दोनों अब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है, खुश, एवरीबडी हैप्पी, हाँ, पीपल हैप्पी, पेरेंट्स हैप्पी, मैं खुश, पिटाई नहीं होगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई एम रियली सॉरी, आई नो आई गो ऑन टैंजेंट, लेकिन मैं क्या करूँ, दीज वीडियोज़ आर अ वे फॉर मी टू कनेक्ट विथ यू गाइज। कुछ लोग आप में से अप्रिशिएट करते हैं, कुछ आप लोगों में से अप्रिशिएट नहीं करते, कोई बात नहीं यार, पॉज करके बढ़ा दो ना। जहाँ पे आपको लगता है बकवास करिए, आगे बढ़ जाओ।
जहाँ पे फॉर्म फिलअप करते देख लो वहाँ रुक जाओ, वो सब तो ऑप्शन है ना आपके पास। या अब इतना भी मेहनत करने से भाग रहे हैं हम। सॉरी अगैन, आई नो, लेट मी गो बैक टू द फॉर्म नाउ। सो सबसे पहले आते हैं नेम ऑफ असेसी। सो यहाँ पे आप अपने मम्मी पापा का जो है वो नाम लिखेंगे, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे। उसके बाद अपने माँ पापा का या पैन कार्ड नंबर लिख लें, उनका डेट ऑफ बर्थ, और याद रखिएगा जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में ये हम लिखेंगे, यानी DDMMYYYY। ओके, उसके बाद आते हैं प्रीवियस ईयर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ पे अटेंशन। प्रीवियस ईयर यहाँ पे अंग्रेज़ी का प्रीवियस ईयर नहीं है, यानी पिछला साल। प्रीवियस ईयर फाइनेंस में फाइनेंशियल ईयर को कहते हैं, ठीक है। सो फाइनेंस की दुनिया में प्रीवियस ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, ये अंग्रेज़ी वाला प्रीवियस ईयर नहीं है। ऐसे भी मैं ये जो लोगों का इतना लिटरल ट्रांसलेशन से ना तंग आ गई हूँ, भाषा, सब्जेक्ट मैटर एट्सेट्रा में आप इतना ना लिटरल ट्रांसलेशन नहीं ढूंढ सकते। नहीं तो वॉकिंग माई लेग रिप्लाइड का क्या मतलब है, चलते चलते मेरे पाँव ने जवाब दे दिया। हाँ, इतना लिटरल नहीं हो सकते आप। सो ये अंग्रेज़ी का पिछला साल नहीं, फाइनेंस का फाइनेंशियल ईयर है। ऑलराइट, सो इस पॉइंट पे बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, लोग गलत फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद बैंक्स जो है उनको प्रॉब्लम करती हैं। सो इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सो अभी आप कौन सा फाइनेंशियल ईयर में बैठे हैं? सो ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू हुआ, कब? 2024 में, और ये ख़त्म कब होगा? अगले साल 25 में। क्लियर? सो आप अभी जो प्रीवियस ईयर में बैठे हैं वो 2024-25 है। उसके बाद 5 से लेके 13 तक मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, आपको अपना एड्रेस यानी अपने पापा मम्मी का एड्रेस, वो सारा यहाँ पे भरना है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है 14, जहाँ पे मैक्सिमम यूट्यूब वीडियोस भी गलत बताते हैं और मैक्सिमम लोग इसमें गलती करते हैं। और अगर आपने इससे पहले मेरा कोई वीडियो देख रखा है तो आपको मालूम है कि ये चैनल शुरू करने की मेजर वजह एक्चुअली यही थी, क्योंकि लोग गलत इन्फॉर्मेशन पास कर रहे थे, और एज अ फॉर्मर प्रोफेसर ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आई जस्ट कुडंट टेक इट। ओके, सो मेरे अपनी अंदर की जो खुजली थी, जो कीड़ा था, ये गलत कैसे बता रहे हो, गलत कैसे, एक तो गलती देखती पता नहीं हम प्रोफेसर को क्या हो जाता है। सॉरी, फॉर्मर प्रोफेसर। अब प्रोफेसर नहीं हो, मैं वकील हूँ। अभी भी वैसे गलती और गुनाह देख करके ना मुझे मेरे गुस्सा चढ़ता है। पता नहीं लोग अच्छा काम और सही काम क्यों नहीं करते, बट या कोई एफर्ट क्यों नहीं लेता। बट मे बी आई एम ओल्ड स्कूल, पता नहीं, प्राचीन म्यूज़ियम में ही रखने वाला पीस हो गई हूँ मैं आजकल। सो खैर, कमिंग बैक टू 14 पॉइंट, इसको ध्यान से सुनिएगा। कब हम येस पे चेक मार्क मारते हैं और कब हम नो पे चेक मार्क मारते हैं। अगर पिछले 6 साल में आपके मम्मी पापा ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, याद रखिएगा टैक्स कटना इज़ नॉट फाइलिंग। फाइलिंग का मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के उपरांत आप जो है इनकम टैक्स पोर्टल पे जा कर के खुद से, किसी सीए से, किसी टैक्स कंसल्टेंट से, किसी एडवोकेट के थ्रू, किसी जान पहचान के थ्रू अगर इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना रिटर्न फाइल किया है तो आप येस पे चेक मार्क मारेंगे, और जो भी लास्ट असेसमेंट ईयर था जिसके लिए वो रिटर्न फाइल किया गया था वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो कि असेसमेंट ईयर क्या था, तो जो भी लास्ट आपने इनकम टैक्स रिटर्न आपके मम्मी पापा के लिए फ़ाइल हुआ था उसका एक्नॉलेजमेंट स्लिप देख लीजिएगा, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ऑलराइट, अगर पिछले 6 साल में बिकॉज आपके मम्मी पापा जो है वो टैक्सेबल ब्रैकेट के नीचे थे और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुआ है, तो आप नो पे चेक मार्क मारेंगे, यानी टिक करेंगे, और यहाँ पे या तो डैश कर दीजिए या नॉट एप्लीकेबल या NA कर दीजिए। ऑल ऑफ दैट इज़ फाइन। अब आते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ 15 पॉइंट, एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज़ मेड। सो आपने बैंक में जितना FD का रखा है और उस FD से कितना इंटरेस्ट इनकम आने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर में, उसको कैलकुलेट कर लीजिए। कई बार आपको वो जो बैंक्स होते हैं उसके ऊपर आपको वो कैलकुलेटर भी होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। सो वो वाला जो इंटरेस्ट इनकम है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। ओके, अब अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस पे भी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे कई लोग, अगेन मैंने कहा था ना, वॉकिंग माई लेग रिप्लाइड, चलते चलते मेरे पाँव ने जवाब दे दिया, पैरट्स वर फ्लोन फ्रॉम माई हैंड, मेरे हाथों के तोते उड़ गए,
ये वैसे पैरट्स वर फ्लोन फ्रॉम माई हैंड, ये बहुत ही गंदा इंग्लिश है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, बट ये मेरे पापा बहुत यूज़ करते हैं. सो हाँ, ही ऑल्सो लाइक्स टू डू दिस. हम दोनों बाप बेटी ना, वी लव दिस हिंदी के सारे मुहावरों को इंग्लिश में करना, बहुत मज़ा आता है. कभी ट्राई करके देखना, इट्स अ गुड पास टाइम. सो ये उनका वर्जन है पैरट्स वर फ्लोन फ्रॉम माई हैंड. वो मुझे बड़ा फ़नी लगता है. सो माई डैड इज़ फ़नी एक्चुअली, मे बी आई गेट माई फ़नी जीन फ्रॉम हिम. सो एस्टिमेटेड टोटल इनकम क्या होता है? दूसरा कन्फ्यूजन, टोटल इनकम क्या होता है? सो मान लीजिए आपके मम्मी पापा को पेंशन आता है, आप उसको ऐड करेंगे. कोई घर मकान है उनका, कोई दुकान है उनका जिसका रेंटल इनकम आता है, आप उसको ऐड करेंगे. खेती बाड़ी करवाते हैं, वहाँ से कोई पैसे आते हैं, आप एग्रीकल्चरल इनकम है यानी उसको ऐड करेंगे. शेयर्स खरीद रखे हैं, उसका डिविडेंड आता है, आप उसको ऐड करेंगे. एफडी करा रखी है, उसका इंटरेस्ट इनकम आता है, आप उसको ऐड करेंगे. सेविंग्स अकाउंट का भी इंटरेस्ट इनकम आता है, आप उसको ऐड करेंगे. बेसिकली सम टोटलिटी में आपके मम्मी पापा को क्या क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है और वहाँ से कितने पैसे आते हैं, आप उसको ऐड करेंगे और वो आपको टोटल इनकम देगा. कब का? करंट फाइनेंशियल ईयर का. रिमेंबर, यहाँ पे पीवाई का ये मतलब नहीं पिछले साल का टोटल इनकम कितना था. करंट फाइनेंशियल ईयर का टोटल इनकम क्या था, आपको वो यहाँ पे लिखना है. अगेन, ये कब शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 2024 में शुरू हुआ था. कब ख़त्म होगा? अगले साल 31 मार्च 2025 में. यानी आपके मम्मी पापा जो हैं वो 2024 और 25 में कितना कमाने वाले हैं वो आपको यहाँ पे इनकम लिख देना है. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कई लोग ध्यान नहीं देते, इट इज़ ओनली एस्टिमेटेड यार. आपको यहाँ पे एकदम एक्यूरेट आखिरी पैसे तक करेक्ट ब्यौरा देने की ज़रूरत नहीं है. रिमेंबर, मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में कहा था कि ये फॉर्म सबमिट होता है कब? अप्रैल और मई में. अप्रैल और मई में देयर इज़ नो पॉसिबल वे ऑफ नोइंग अनटिल अनलेस टाइम ट्रैवल कर सकते हैं आप कि हमारे मम्मी पापा का टोटल इनकम इस फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा. वो कब पता चलता है? जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है. ऑब्वियसली आपको अभी पता नहीं हो सकता. मुझे अभी थोड़ी पता है कि मैं इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना कमाऊंगी. मैं सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि अच्छा रफली मुझे क्या लगता है कि मैं कितना कमा सकती हूँ इस उम्र में सॉरी, इस फाइनेंशियल ईयर में. वो मैं यहाँ पे लिख दूँगी. ठीक है. सो इस पर ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें हम क्या डालेंगे. यहाँ पे आप जो है सिर्फ और सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर में आप क्या सोच रहे हैं, आपके मम्मी पापा का कितना टोटल इनकम आएगा, उसका एक रफ़ आइडिया यहाँ पे लिख दीजिए. करेक्ट ब्यौरा आपको देना होता है जब आप रिटर्न फाइल करते हैं. ओके. सो इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है. ये फॉर्म खासा सिंपल है. डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट इट. उसके बाद आता है 17 पॉइंट पे. डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15H जो है वो आप अगर कहीं और भरा हुआ है, कब? इस फाइनेंशियल ईयर में, पिछले साल नहीं. यहाँ पे भी अगेन पीपल गेट कंफ्यूज. प्रीवियस ईयर लिखा है मैम, यानी पिछले साल हमने कौन से 15H फाइल किए थे? नहीं, इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में इस एक फॉर्म 15H के अलावा अगर आपने कोई और फॉर्म 15H फाइल करके किसी बैंक में, किसी कंपनी में डिविडेंड्स के लिए या कहीं पे सबमिट किया है तो उसका ब्यौरा आपको यहाँ पे देना है. और कितने एग्रीगेट इनकम के लिए या अमाउंट के लिए किया गया था वो आपको यहाँ पे देना है. इसका एक एग्जाम्पल समझाती हूँ, उससे समझते हैं. सो मान लो मैं अपने पापा के लिए भर रही हूँ और मेरे पापा का SBI में कोई FD है. ठीक है. मैंने जा कर के वहाँ पे एक फॉर्म 15H सबमिट करना है. मेरे पापा के किसी कंपनी के शेयर्स हैं, वहाँ से भी डिविडेंड आने वाला है और मैंने वहाँ पे भी एक फॉर्म 15H सबमिट करके रखा है. तो ये मेरा सेकंड फॉर्म है, यानी मैंने उस कंपनी में पहले सबमिट कर दिया था और अब मैं जा रही हूँ बैंक में सबमिट करने के लिए. तो उस कंपनी वाला जो फॉर्म 15H है वो यहाँ पे मुझे मेंशन करना होगा और कितने अमाउंट का के लिए मैंने वहाँ पे फ़ाइल किया था वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी. ठीक है. सो यहाँ पे रिमेंबर, करंट फाइनेंशियल ईयर और कहीं पे भी आपने सबमिट किया हो, किसी बैंक से ही फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आपने किसी कंपनी में डिविडेंड इनकम के लिए सबमिट कर रखा है, कहीं और सबमिट कर रखा है, वो हम यहाँ पे ब्यौरा उसका दे देंगे. अब आते हैं 17 पॉइंट पे. सॉरी, 17 तो हम डिस्कस कर चुके हैं. अब आते हैं 18 पॉइंट पे. यहाँ डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज़ बीइंग मेड. सो सीरियल नंबर 1. ठीक है. आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा? तो यहाँ पे जो भी FD का नंबर है ना वो आप यहाँ पे डाल दो. नेचर ऑफ इनकम क्या है? यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम कर दो, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट कर दो,
अंग्रेज़ी भाषा जैसे प्रयोग करना हो कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेक्शन अंडर विच टैक्स इज़ डिडक्टेबल, अगेन यहाँ पे भी कुछ सीखने की और रटने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने लिखा है उसको वैसे ही कॉपी कर देना, मक्खी टू मक्खी। 194A, अमाउंट ऑफ इनकम जो आपने कॉलम नंबर 15 में लिखा था, यानी जो इंटरेस्ट इनकम था वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अपने पापा या मम्मी का सिग्नेचर करिएगा, पता चला आप भर रहे हैं और आप ही ने सिग्नेचर मार दिया, वो आप कर लें। अब उसके बाद आते हैं इसका लास्ट पोर्शन पे जो है डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन पार्ट। यहाँ पे अगेन आपको अपने मम्मी पापा का नाम लिखना है, प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, ये फाइनेंशियल ईयर, अगेन प्रीवियस ईयर अंग्रेज़ी का पिछला साल नहीं, फाइनेंशियल ईयर कब ख़त्म हो रहा है, तो ये ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2025, तो 2025 लिखेंगे। असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, तो अगर फाइनेंशियल ईयर 2025 में ख़त्म हो रहा है, असेसमेंट ईयर हमेशा उसके बाद आता है, तो असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2025-26। ओके, एक और सिग्नेचर आपके मम्मी पापा का, जहाँ पे भी लोकेटेड है वो जगह का नाम लिख दीजिएगा, जिस डेट को फाइल कर रहे हैं या फिल कर रहे हैं वो लिख दीजिएगा, एंड दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना होता है। रिमेंबर, पार्ट 2 आपको नहीं भरना है, वो बैंक ऑफिशियल्स के लिए है। कई बार आई नो कुछ बैंक्स इंसिस्ट करते हैं कि पार्ट 2 में भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको भर दीजिए, क्योंकि अगेन काम चोरी की इतनी बुरी आदत है ना हमारे कंट्री में कई लोगों को। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, बट क्या कीजिएगा, ह्यूमन नेचर। जहाँ पे आपको 10 लोग वर्कaholic होंगे, वहाँ पे 10 लोग वो भी तो होंगे जो काम नहीं करना चाहते। और सच बात यह है कि उनके ऊपर इतना काम का प्रेशर है दैट यू कांट इवन ब्लेम देम एंड यू कांट फॉल्ट देम। सो पार्ट 1 तो डेफिनेटली आपको भरना है। पार्ट 2 अपने बैंक ऑफिशियल से पूछ लीजिए, अगर वो बोलते हैं भरने के लिए तो इम्पॉर्टेंट बात भर दें, नहीं समझ में आता हो तो उनसे रिक्वेस्ट करें। याद रखिए, पोलाइटनेस का कोई दूसरा वो नहीं है। आप जितने पोलाइट होंगे लोग आपकी मदद ज़रूर करेंगे। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी ने मेरी मदद नहीं की हो। दुनिया में मैंने जितने बुरे लोग देखे हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे लोग देखे हैं। ये दुनिया चलती है अच्छे लोगों की वजह से, वरना ये दुनिया कब की ख़त्म नहीं हो जाती। सो ऑल्स वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई नो मैं वीडियोस बनाने में थोड़ा सा मुझे इराटिक रहता है, बट यार मैं क्या करूँ, वकील हूँ, शेड्यूल्स का पता नहीं चलता। हमारा तो हाई कोर्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा तो कॉज लिस्ट ही रात को आता है। सो मैं अगले दिन या अगले दिन उसके अगले दिन कितनी बिजी होने वाली हूँ, आई हैव नो वेज एंड नो कंट्रोल ओवर माई टाइम। आई एम रियली सॉरी। अभी हमारा समर वेकेशन चल रहा है, ये छुट्टी हाई कोर्ट इज़ अ लॉट लाइक स्कूल यू नो। सो हमारा समर वेकेशन चल रहा है, सो अभी वी आर ऑफ। इस वजह से मैं कोशिश करूँगी जितने ये फॉर्म 15H और फॉर्म 15G और ये सब भी जो हैं वो सारे मैं डाल दूँ, इंग्लिश में भी डाल दूँ और सारा, सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। एंड माई डीपेस्ट अपॉलॉजीज़। मुझे मालूम है ये मुझे स्टार्ट ऑफ द फिनेंशियल ईयर ही कर देना चाहिए था, बट आई एम रियली सॉरी यू गाइज। आई एम गोइंग टू इंश्योर दैट आई डू इट दिस बाय टुडे और टुमारो। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट्स हो, तो प्लीज़ फील फ्री कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट एज इन डाल के सवाल पूछने के लिए। आप जानते हैं कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी और एक्यूरेट से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। जो चीज़ मुझे नहीं आएगा, आई ऑनेस्टली टेल यू कि मुझे नहीं पता, आप किसी और से पूछ लें। लेकिन जो मुझे पता है, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, मैं आपको डेफिनेटली जवाब दूँगी। सो विद दैट, थैंक यू सो मच वंस अगेन। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। गर्मी बहुत है तो प्लीज़ अपने आप को धूप से ज़रूर प्रोटेक्ट करें और मम्मी पापा को ज़रूर ख्याल रखें। और अगर मम्मी पापा एसी बंद करके बैठे हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचाने के लिए, जैसे मेरे माँ बाप करते हैं, तो भगवान के लिए उनको बताइएगा, घर के अंदर भी लू लगता है। ओके, सो मैं तो कभी मैं तो खुद ही जाके ऑन कर देती हूँ। वैसे समझा के थक जाती हूँ मैं कभी कभार, तो क्या किया जाए। सो do take care of yourself and your loved ones, and that's it. Thank you so much for watching. Take care and see you next time.